गुड आफ्टरनून सभी को। तो दोस्तों, आज हम भारतीय इतिहास का एक टॉपिक का नाम है समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन। ये हमारा टॉपिक है जिसे पुनर्जागरण आंदोलन भी कहते हैं। समाज और धर्म सुधार आंदोलन में प्रथम व्यक्तित्व जो इस क्षेत्र में जिन्होंने कदम उठाया वो प्रथम व्यक्ति है राजाराम मोहन राय। राजाराम मोहन राय पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में योगदान दिया है। तो देखिए, हम जब टॉपिक ये पढ़ रहे हैं कि भारतीय समाज और धार्मिक सुधार आंदोलन है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे समाज और हमारे धर्म में कुछ ना कुछ कमियां आई होंगी, या कोई ना कोई रीति रिवाज कुरीतियां ऐसा कुछ रहा होगा, कोई ना कोई संस्कार या कुछ ऐसे हैं। समय के साथ प्रत्येक चीज में परिवर्तन होना अनिवार्य है, यही बात ये दर्शाता है। हमारा समाज और हमारा जो धर्म है सनातन धर्म, वो बहुत सालों से, हजारों सालों से चला आ रहा है, तो उसमें समय के साथ परिवर्तन होना जरूरी है। इसी परिवर्तन को करने के लिए हर व्यक्ति राजी नहीं है, हर व्यक्ति नहीं चाहता कि ऐसा परिवर्तन हो, लेकिन कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो समय के साथ परिवर्तन को स्वीकार करना चाहता है। ऐसे ही एक व्यक्ति हैं राजाराम मोहन राय। हम ये जानते हैं कि राजाराम मोहन राय ने भारतीय समाज और भारतीय धर्म या भारत को आधुनिक भारत बनाने में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, कि हम ऐसे कहें इन्हें हम प्रथम इस प्रकार का समाज सुधारक भी कह सकते हैं। राजाराम मोहन राय का जीवन जो है, देखिए उनके हम जैसे हम पढ़ेंगे उनका जीवन परिचय, और हम देखते हैं भारतीय इतिहास से संबंधित या भारत से संबंधित अनेक एग्जाम होते हैं, उन एग्जामों में इनके प्रश्न आते रहते हैं। ठीक है, समाज सुधारकों के प्रश्न। तो देखिए, हम यहाँ करते हैं राजाराम मोहन राय का जीवन परिचय। जीवन परिचय के बाद में हम उनके उपनामों की चर्चा करेंगे कि उनके उपनाम क्या क्या हैं, और उसके बाद में हम चर्चा करेंगे उनके योगदान की। शिक्षा के क्षेत्र में उनका क्या योगदान था, धर्म के क्षेत्र में उनका क्या योगदान था, उन सब की हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए साथियों। हमारा टॉपिक है राजाराम मोहन राय। सबसे पहला इस टॉपिक के अंदर हम परिचय की बात करें। किसी भी व्यक्तित्व को पढ़ेंगे तो उसका हमें परिचय पता होना चाहिए कि वो इतना महान व्यक्तित्व है, तो कम से कम उसके परिचय का थोड़ा बहुत तो जानकारी होना ही चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले परिचय में हम बात कर लेते हैं राजाराम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को। ये बात विवादित है, यानी कि अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग दिया गया है। कुछ किताबों में 1774 दे रखा है और कुछ किताबों में 1772 दे रखा है, पर अधिकतम 1772 ही माना गया है। तो राजाराम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को कहाँ हुआ? बंगाल। राजाराम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के राधानगर में, ये गांव है, गांव का नाम क्या है भाई? राधानगर। ठीक है, और अगर पूछ लिया जाए जिला, तो बंगाल तो ये था ही भाई, बंगाल तो एक बहुत बड़ा उस समय ब्रिटिश भारत का हिस्सा था, एक राज्य टाइप में था। तो उस समय अगर जिला पूछा जाए तो हुगली जिले में, जिला कौन सा भाई? हुगली। और अगर परिवार पूछा जाए तो परिवार है ब्राह्मण परिवार। कौन सा परिवार? ब्राह्मण परिवार। इस परिवार में इनका जन्म हुआ है। जन्म होने के बाद में थोड़ी सी और बात करें, इनके पिता का नाम, राजाराम मोहन राय के पिता का नाम, इनके पिता का नाम था रमाकांत राय। पिता का नाम है रमाकांत राय। और रमाकांत राय जब अपने जीवन में मतलब काम वाम किया करते थे उस समय, तो इनके कुछ कार्यों से बंगाल के नवाब प्रभावित थे, इसलिए बंगाल के नवाब ही वहां पर रहा करते थे। तो बंगाल के नवाबों ने इनको राय की उपाधि दी, बाकी इनका नाम था रमाकांत। तो ये राय का नाम राजाराम मोहन राय को भी ऐसे कैसे आ जाएगा? नेक्स्ट हम बात करें माता। माता का नाम था तारिणी देवी। माता का नाम क्या है भाई? तारिणी देवी। तो राजाराम मोहन राय शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा प्राप्त करने के बाद में और कलकत्ता भेज दिए गए इनके पिता के द्वारा कि भाई अब बस घना ही दिन हो गए, काफी हमने पढ़ाई लिखाई कर ली, अब कलकत्ता चले जाओ। ठीक है, तो कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी, आप जानते हो ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य केंद्र क्या रहा है? कलकत्ता। ईस्ट इंडिया कंपनी की राजधानी भी, ब्रिटिश भारत की राजधानी भी कलकत्ता ही थी। तो राजाराम मोहन राय जो है वो कलकत्ता में चले गए, और कलकत्ता में जाकर ईस्ट इंडिया कंपनी में, कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी में
दीवान के पद पर नौकरी की, दीवान के पद पर नौकरी की किसने की? राजा राम मोहन राय। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी में दीवान के पद पर नौकरी किया करते हैं, यानी कि इसका मतलब अच्छे पढ़े लिखे हैं। लगभग 10 वर्षों तक ये दीवान के पद पर नौकरी करते रहे, अंग्रेजों के संपर्क में रहते रहे। तो अंग्रेजों के संपर्क में रहने से इनको अंग्रेजी शिक्षा और साहित्य अत्यधिक पसंद हुआ। एकमात्र ऐसे समाज सुधारक हैं जो अंग्रेजी शिक्षा और साहित्य पर बल देते हैं। इनका प्रसिद्ध कथन भी है, या बार बार ऐसा कहा करते हैं कि अंग्रेज जो हैं वो भारत के लिए वरदान हैं। कहा करते हैं कि अंग्रेज 100 वर्ष और भी रह जाएं भारत में तो निश्चित ही भारत का उत्थान होगा, ऐसा कहा करते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी में दीवान के पद पर नौकरी कर रहे थे। इनका सर्वाधिक योगदान सामाजिक क्षेत्र में है, धार्मिक क्षेत्र में भी है, एजुकेशन सेक्टर में भी है, प्रत्येक सेक्टर में इनका योगदान रहा है। तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी में अब बात कर लेते हैं राजा राम मोहन राय के कुछ उपनामों की। यानी कि इन्होंने जीवन में कुछ ऐसे काम किए कि आज हमें इनको अनेक नामों से पुकार सकते हैं। तो सबसे पहला इनको हम कहेंगे, या इनका उपनाम प्राप्त होता है राजा। क्या प्राप्त होता है भाई? राजा। दूसरा उपनाम प्राप्त होता है योग्य दूत। पहला नाम है राजा और दूसरा क्या नाम है? युगदूत। हम इसकी चर्चा भी कर लेंगे कि राजा कहने वाले कौन थे, आगे टॉपिक ही आएगा आगे। तो देखो राजा की उपाधि थी, यहां देखिए आप इस नाम में, इनका नाम था राम मोहन राय, पिता के नाम के अनुसार लगा हुआ है। और राजा की उपाधि जो है वो कौन दे रहा है उसकी हम बात करें, मुगल शासक अकबर द्वितीय। मुगल शासक कौन था? अकबर द्वितीय। जिस समय अकबर द्वितीय था तो उस अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को ब्रिटेन में भेजा था अपनी तरफ से दूत बनाकर, तब उसे राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, 1830 में ये उपाधि दी गई थी। कब दी गई थी भाई? 1830 में। नेक्स्ट बात, अब बात करते हैं युगदूत। युगदूत की उपाधि जो देने वाले नेता हैं प्रसिद्ध, वो है भारत के एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस। युगदूत की उपाधि कौन दे रहे हैं? सुभाष चंद्र बोस। युगदूत का मतलब इस युग को बदलने वाले, ऐसे व्यक्तित्व हैं, ऐसे क्षमता रखने वाले हैं जो इस युग को ही बदल सकते हैं। ऐसे हैं हमारे राजा राम मोहन राय। ठीक है, अभी भी हम बात कर रहे थे, अनेक भाषाओं की जानकार है, अनेक भाषाओं के जानकार है, लेकिन सर्वाधिक जो प्रसिद्ध भाषा है वो है इनकी अंग्रेजी। अंग्रेजी साहित्य और भाषा के समर्थक हैं। विशेष बात ये रहेगी कि इनकी मातृभाषा क्या है, तो इनकी मातृभाषा क्या रहेगी? बंगाली। क्या रहेगी भाई? बंगाली। हमारा यहाँ प्रश्न है कि और उपनाम क्या क्या हम दे सकते हैं इनको। देखिए, और इनका उपनाम दिया जा सकता है आधुनिक भारत का निर्माता। आधुनिक भारत का निर्माता कह सकते हैं। नेक्स्ट हम इसे कह सकते हैं भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद का जनक, यानी कि भारत को एक तरीके से राष्ट्र शब्द में, राष्ट्र के ढाल में ढालने वाले हैं राजा राम मोहन राय। तो आधुनिक भारत में राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का निर्माता। नेक्स्ट 5 नंबर, प्रातःकालीन भारत का तारा, मॉर्निंग स्टार। प्रातःकालीन भारत का तारा या मॉर्निंग स्टार, यानी कि एक ऐसा तारा है जो हमें सबसे पहले सुबह दिखाई देता है, या जिसे देखकर हम सुबह जल्दी जगते हैं, ऐसा तारा। तो ये भारत को बहुत जल्दी जगाने वाला, समय पर ही इन्होंने भारत को जगाने का काम किया, भारत का उत्थान करने का काम किया, इसलिए इनको कहते हैं प्रातःकालीन भारत का तारा। ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट नंबर 6, पत्रकारिता का अग्रदूत। इनको कहा जा सकता है पत्रकारिता का अग्रदूत, क्योंकि भारत में भारतीय भाषा में प्रथम पत्र पत्रिकाओं का जो संकलन हुआ था वो भी राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया गया था। आपने ये सुना भी होगा, संवाद कौमुदी नामक एक पत्रिका, वो पहली बार राजा राम मोहन राय ने निकाली, और वो प्रथम व्यक्ति हैं जो भारतीय हैं और भारतीय भाषा में
संपादित प्रकाशित जो भी है। तो पत्रकारिता का अग्रदूत, अनेक समाचार पत्रों का योगदान रहा है, प्रेस की स्वतंत्रता पर बल देते हैं, इसलिए इनको पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट इनको कहा जाता है नव जागरण का अग्रदूत। इनको हम कह सकते हैं नव जागरण का अग्रदूत। ऐसे अनेक उपनामों से जाने जाते हैं राजा राम मोहन राय। तो ये तो हैं इनके उपनाम। फिर देखते हैं राजा की उपाधि मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई। युगदूत की उपाधि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी गई, क्योंकि ये युग को परिवर्तन करने वाले हैं, प्रथम व्यक्तित्व हैं जो इस युग में चेंज चाहते हैं, चेंज यानी परिवर्तन चाहते हैं। नहीं तो उस समय देखिए, आज भी अगर कोई व्यक्ति चेंज करने के लिए खड़ा होता है, परिवर्तन करने के समर्थन में खड़ा होता है, तो लोग उसके विरोध में उतर आते हैं। आज की स्थिति ये है, तो आप सोचेंगे प्राचीन समय की स्थिति कैसी रही होगी। तो प्राचीन समय की स्थिति तो बहुत बुरी होगी, फिर भी उस समय इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और भारत में बहुत सी प्रथाओं को, कुरीतियों को दूर करने की कोशिश की और भारतीयों को आगे से आगे ले जाने में इनका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। तो नवजागरण का अग्रदूत इस प्रकार से इनको कहा जाता है। बाकी ये भी कहा जाता है कि प्रथम सुधारक हैं जो पहली बार यूरोप गए, या यूरोप की यात्रा करने वाले प्रथम समाज सुधारक, या प्रथम भारतीय व्यक्ति जिसने यूरोप की यात्रा की, ऐसा भी इनके बारे में कहा जाता है। अब बात करते हैं, इतना सब होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगी आगे। अब इनके जीवन के योगदान को देखेंगे, एक एक बात को हम पढ़ते जाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम धार्मिक क्षेत्र में देख लेते हैं, यानी कि इनकी धार्मिक क्षेत्र में क्या मान्यता थी। धार्मिक क्षेत्र में क्या मान्यता है? सबसे पहली बात, इस प्रकार का जो सुधारक होगा उसकी पहली मान्यता होगी मूर्ति पूजा का विरोध। मूर्ति पूजा का विरोध धार्मिक क्षेत्र में सबसे बड़ी मान्यता यह है। और जो व्यक्ति मूर्ति पूजा का विरोध करता है वो ऑटोमेटिक ही क्या हो जाता है? एकेश्वरवादी, क्योंकि मूर्ति पूजा करने से बहुदेववाद की भावना पनपती है। बहुत सारे देवताओं की मूर्तियां बन गई तो बहुदेववाद, और जो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं वो अपने आप क्या बन जाएंगे? एकेश्वरवाद। तो राजाराम मोहन राय जो क्या है? एकेश्वरवादी हैं। ठीक है, मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं और जितने भी बाह्य आडंबर हैं, ठीक है, बाह्य आडंबर कह सकते हैं हम, यानी कि आप दिखावे समझो, बाह्य आडंबर दिखावा है इन सब का, ठीक है, इनका भी विरोध करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें समर्थन किसका करते हैं? समर्थन करते हैं कर्म पुनर्जन्म का। इनका मानना है कि कर्म जैसा करोगे उस प्रकार से पुनर्जन्म में उसका फल प्राप्त होगा, ये इनकी जरूर मान्यता है। एकेश्वरवादी हैं, मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। मूर्ति पूजा, ये इनका मानना है कि मूर्ति जो है वो एक तरीके से बाह्य आडंबर को दर्शाती है, मूर्ति ना होकर हम डायरेक्ट किसी भी चीज की पूजा कर सकते हैं। ईश्वर एक है, निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, इस प्रकार की मान्यता है राजाराम मोहन राय की। अब देखिए एक और बात यही कर लेते हैं, भाषाओं से संबंधित बात कर लेते हैं। अनेक भाषाओं के जानकार हैं राजाराम मोहन राय, जो है वो अनेक भाषाओं के जानकार हैं। जैसे उस समय से कुछ दिन पूर्व की हम बात करें, भारत की, या उस समय भी आप समझे, भारत की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी। क्यों थी? क्योंकि वो मुगलों की राजकीय भाषा थी फारसी। तो मुगलों की राजकीय भाषा होने के कारण वो भारत की भी राजकीय भाषा थी फारसी। फारसी के अलावा ये जानते थे क्या? बंगाली। बंगाली के अलावा हम बात करें तो ये जानते हैं अंग्रेजी। अंग्रेजी के सर्वाधिक। इस प्रकार का परीक्षा में कभी प्रश्न आए कि निम्न में से कौन से समाज सुधारक या कौन व्यक्तित्व हैं जो अंग्रेजी को अपने पक्ष में मानते हैं या अंग्रेजी के समर्थक हैं, इस प्रकार का प्रश्न होगा तो उत्तर होगा राजाराम मोहन राय, अंग्रेजी। ठीक है, अंग्रेजी के बाद हम नेक्स्ट बात करें फारसी, बंगाली, अंग्रेजी और उर्दू, लैटिन, हिंदी और सबसे बड़ी बात संस्कृत। संस्कृत के ये जो हैं प्रकांड विद्वान थे। संस्कृत के प्रकांड क्या थे? विद्वान। इतनी भाषाओं के जानकार हैं।
संस्कृत में बहुत से उपनिषद लिखे हैं, उन उपनिषदों का इन्होंने बंगाली भाषा में अनुवाद किया ताकि हमारे क्षेत्र के लोग इसको पढ़े और ज्ञान प्राप्त करें। यानी कि उपनिषद, वेद, इन सब में इनका मतलब इनका मत है, मानते हैं उनको, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ऐसी कमियां हैं जिनको दूर करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से ये बात होगी, ठीक है। अब इसके बाद ले लेते हैं हम उनसे संबंधित कुछ रचनाएं। राजा राम मोहन राय की कुछ किताबें हैं, कुछ ग्रंथ हैं, उनकी हम बात कर ले। वो कौन कौन सी किताबें हैं, कौन कौन से ग्रंथ हैं, तो उनका हम अध्ययन कर लेते हैं कि वो कौन कौन सी किताबें हैं। देखिए, सबसे पहली पुस्तक जो राजा राम मोहन राय की प्रकाशित हुई, ठीक है, इन्हें यहाँ से ध्यान से देखना है, प्रश्न यहाँ से बनते हैं। यानी कि हमारा जो टॉपिक है वो पूछ रहा है रचनाएं। क्या पूछ रहा है भाई? राजा राम मोहन राय की रचनाएं। जब ये पत्रकारिता के अग्रदूत माने जाते हैं तो निश्चित है कि इन्होंने कुछ बड़ी बड़ी रचनाएं रची होंगी, कुछ ग्रंथों की या कुछ किताबों की रचना की होगी। तो उनकी हम बात करें तो प्रथम जो इनकी पुस्तक है, पहली पुस्तक, उस पुस्तक का नाम है तू है फतेह उल मुहद्दीन। ये पहली पुस्तक है राजा राम मोहन राय की प्रथम पुस्तक तुहफत उल मुहद्दीन, जो पहली बार लिखी गई थी 1809 में। और भाषा कौन सी है भाई? फारसी। कहीं से भी प्रश्न आ सकता है। राजा राम मोहन राय की प्रथम पुस्तक कौन सी है? आपका उत्तर हो जाएगा तुहफत उल मुहद्दीन, ठीक है। इसकी भाषा क्या है? फारसी। ये भी हो जाएगा। इसी पुस्तक में, हाँ, इसी की हम चर्चा कर लेते हैं। इसी पुस्तक में राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा का, किसका भाई? मूर्ति पूजा का विरोध किया था। इसी पुस्तक में राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, इसलिए इस पुस्तक को कहा जाता है एकेश्वरवादियों को उपहार। यानी कि ये पुस्तक एक तरीके से एकेश्वरवादियों के लिए उपहार के रूप में है। एकेश्वरवादी जो लोग हैं वो खुश होंगे इस पुस्तक से, ठीक है। इस प्रकार से उनकी पहली पुस्तक रची गई। पुस्तक का नाम है तुहफत उल मुहद्दीन, जो प्रथम पुस्तक है तुहफत उल मुहद्दीन के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, इनकी पुस्तक लिखी गई है दूसरी पुस्तक प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, ये दूसरे नंबर की पुस्तक है। और इस पुस्तक में राजा राम मोहन राय ने इस पुस्तक में क्या किया है? जो जीसस यानी ईसा मसीह, ठीक है, लगभग लिखी गई है 1820 में। और भाषा कौन सी है? फारसी। भाषा कौन सी है भाई? फारसी। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, इस पुस्तक में इन्होंने ईसाई धर्म की आलोचना की है, या ईसाई धर्म में जो फैली बुराइयां हैं उनकी आलोचना की है। ईसाई त्रय होता है, ईसाई त्रय ऐसा कुछ, उनकी आलोचना की है। पहली पुस्तक में मूर्ति पूजा का विरोध किया है। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस जो पुस्तक है, इसमें ईसाई धर्म की आलोचना या ईसाई धर्म की बुराइयों की क्या की है? आलोचना। तीसरी पुस्तक जो है, या तीसरी इनकी रचना है, उसका नाम है संवाद कौमुदी। लिखी गई है लगभग 1822 में और लिखी गई है इनकी मातृभाषा में। तो राजा राम मोहन राय की मातृभाषा क्या है? बंगाली। क्या है भाई मातृभाषा? बंगाली। इस बंगाली में लिखी गई है, ठीक है। तो अब इस संवाद कौमुदी में, जो संवाद कौमुदी है, इसी पुस्तक में सती प्रथा के विरोध का उल्लेख मिलता है। सती प्रथा जो है उसके विरोध का उल्लेख कौन सी पुस्तक में मिला है? संवाद कौमुदी में। ये लगातार विरोध कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वे किस प्रकार से सती प्रथा को प्रतिबंधित किया जाए। तो हमने देखो एक बार एक स्टेप में जीवन परिचय पढ़ लिया। दूसरे स्टेप आया तो दूसरे स्टेप में हमने पढ़ा है जीवन परिचय के अलावा क्या पढ़ा है हमने? दूसरे स्टेप में हमने पढ़ा उनके उपनाम, 5-6 उपनाम पढ़े हैं। तीसरे स्टेप में हम पढ़ रहे हैं राजा राम मोहन राय की कुछ रचनाएं, कुछ पुस्तकें। तो संवाद कौमुदी बंगाली भाषा में लिखी गई है, सती प्रथा का इसमें विरोध किया गया है। इसको प्रज्ञाचंद भी कहा जाता है पुस्तक को, संवाद कौमुदी।
यही पुस्तक है भारत की प्रथम रचना। ठीक है, भारत की प्रथम पत्रिका कह सकते हैं। भारत की प्रथम पत्रिका है जो भारतीय भाषा में लिखी गई है और किसी भारतीय द्वारा लिखी गई है। इस बात का ध्यान रखने है आपको कि किसी भारतीय द्वारा लिखी गई किसी भारतीय भाषा की पहली रचना जो है वो कौन है? संवाद कौमुदी। कौन है भाई? संवाद कौमुदी। ठीक है, नेक्स्ट रचना नंबर 4। कौन सा? 4 नंबर। 4 नंबर उन्होंने लिखा है अखबार। अखबार का नाम है मिरातुल अखबार। मिरातुल अखबार, ये भी लगभग 1822 के आसपास लिखा गया है मिरातुल अखबार। और मिरातुल अखबार जो है वो कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में। कौन से में भाई? फारसी में। इसके बाद हम बात करें नंबर 5। नंबर 5 पर उन्होंने अंग्रेजी में एक लिखा है ब्रह्मनिकल मैगजीन। ब्रह्मनिकल मैगजीन। और इसकी हम बात करें तो इसकी भाषा क्या है? अंग्रेजी। यानी कि बहुभाषाविद थे, बहुत सी भाषाओं को जानकार थे, बहुत सी भाषाओं में पढ़ सकते थे, लिख सकते थे, अच्छे विद्वान, बहुत बड़े विद्वान थे, भारतीय समाज में फैली बुराइयों को दूर करने की कोशिश करते थे। ऐसे व्यक्तित्व हैं ब्रह्मनिकल मैगजीन। अब इनकी लास्ट रचना की हम बात करें, रचना नंबर 6 चंद्रिका। और यह लिखी गई है बंगाली भाषा में। कौन सी भाषा में? बंगाली भाषा में। तो देखिए, फिर से देखते हैं, राजा राम मोहन राय की प्रथम रचना तुहफत उल मुहद्दीन। प्रश्न है बहुत बढ़िया, प्रथम रचना यही प्रश्न है। इसी में मूर्ति पूजा का विरोध किया है। इसी को कहा जाता है एकेश्वरवादियों का उपहार। दूसरी रचना है प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। फारसी भाषा 2 हो गई। कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में। फारसी भाषा में हो गई तो हम इसे कहेंगे ईसाई सिद्धांत में जो कहानियां हैं, ईसाई धर्म में जो कहानियां हैं, ईसा मसीह की चमत्कारिक कहानियां, उन कहानियों की आलोचना। नंबर 3 है क्या? संवाद कौमुदी। बंगाली भाषा में है। इसमें सती प्रथा से संबंधित उल्लेख मिलता है। इसे हम भारत की पहली ऐसी पत्रिका कहेंगे जिसकी रचना किसी भारतीय ने की हो और जिसकी भाषा भी भारतीय हो। भाषा भी क्या हो? भारतीय। ठीक है, एक है अगला अखबार मिरातुल, और एक है ब्रह्मनिकल मैगजीन, और एक है चंद्रिका। इस प्रकार से ये है राजा राम मोहन राय की कुछ रचनाएं। अब नेक्स्ट, रचनाओं के बाद और क्या क्या उनका योगदान रहा है। देखते हैं हम, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वो क्या क्या रहा है? नंबर 1, यानी कि हम कह सकते हैं संस्था ऑब्लिक संगठन। हम ये जानते हैं किसी भी क्षेत्र में परिवर्तन लाना है तो पहला काम हो सकता है वहां के लोगों को जागरूक बनाना। वहां के लोगों को जागरूक करो। जब तक वहां के लोगों में जागरूकता नहीं है ना, हम कितने ही प्रयास करेंगे पर वो लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। दूसरा काम है सभा और संस्था बनाओ। तीसरा काम, फिर भी अगर नहीं माने तो तीसरा काम है कानून बनाकर अपना काम करवाया जाए। इस प्रकार से तो देखिए राजा राम मोहन राय ने कौन कौन से संगठन, कौन कौन सी संस्थाओं का निर्माण करवाया। पहला है नंबर 1 है आत्मीय सभा। अपने विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए। गांव-गांव में जा जाके घूम के लोगों से विचार कर रहे हैं। सरपंच, प्रधान इनको कह रहे हैं कि महाराज यहाँ की जो बुराइयां हैं इनको दूर करो, पर लोग रूढ़िवादी मान्यताओं से जकड़े हुए हैं, वो इनकी बात मानने को तैयार नहीं है। तो एक नया प्लेटफॉर्म चाहिए, एक ऐसी संस्था चाहिए जहां हम ये बात कह सके। तो ऐसी संस्था है आत्मीय सभा। एक बात, आत्मीय सभा का निर्माण किया गया था 1814 में। पिछली बार 12वीं की जो बुक है उसमें 1815 दे दिया गया है, लेकिन वो गलती से दिया हुआ है। 1814 में आत्मीय सभा का गठन किया है। और आत्मीय सभा का गठन कहाँ करेंगे? कलकत्ता। कहाँ करेंगे? कलकत्ता। यानी कि राजा राम मोहन राय का
जो केंद्र है, राजाराम मोहन राय का जो केंद्र है वो क्या है? कलकत्ता। कलकत्ता में रहकर काम करते हैं। नंबर दूसरे पर, 2 नंबर पर इन्होंने स्थापना की हिंदू कॉलेज की। कौन सी कॉलेज? हिंदू कॉलेज की। और हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की? 1817 में। कहाँ करेंगे? कहाँ करेंगे भाई? कलकत्ता। अधिकतर काम कहाँ करेंगे? कलकत्ता। इनका केंद्र ही क्या है? कलकत्ता। हिंदू कॉलेज की स्थापना कर दी 1817 में। इस हिंदू कॉलेज की स्थापना के लिए पैसे चाहिए थे, क्योंकि इन सब में पैसे लगेंगे। तो एक अंग्रेज था, घड़ी साज, घड़ी का काम करता था। उस अंग्रेज का नाम था डेविड हेयर। इस डेविड हेयर के समर्थन से या डेविड हेयर के प्रयासों से, उसके सहयोग से हिंदू कॉलेज की स्थापना कर दी। देखो, ऐसा भी कहा जाता है कि राजाराम मोहन राय पर आरोप लगा कि उन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया है। उसी आरोप का विरोध या उसी आरोप की आलोचना या उसी आरोप को काटने के लिए उन्होंने ऐसा काम किया है। हिंदू कॉलेज की क्या की है? स्थापना। कलकत्ता में की 1817 में। नेक्स्ट, नंबर 3। 3 नंबर पर उन्होंने स्थापना की है वेदांत कॉलेज की। वेदांत कॉलेज, या इसे कहेंगे वेदांत सभा। वेदांत कॉलेज, वेदांत सभा, इसकी स्थापना कर दी 1825 में। और इसकी भी स्थापना कहाँ की भाई? कलकत्ता में। कहाँ की? कलकत्ता। वेदांत सभा, वेदांत कॉलेज, इसकी स्थापना कलकत्ता में कर दी। देखो, सिंपल सिंपल सीधे सीधे प्रश्न आए। अगर आप लास्ट तक क्लास देख रहे हैं तो निश्चित ही आपके समझ में आएगा। फैक्ट टू फैक्ट चल रहे हैं हम, फैक्ट से हटकर कहीं नहीं बात कर रहे। बिल्कुल जो फैक्ट हैं, जो परीक्षा से संबंधित, उनकी ही बात कर रहे हैं। तो पहली संरचना या संस्था आत्मीय सभा 1814 कलकत्ता में, या कलकत्ता की जगह ऑप्शन बंगाल आएगा, क्योंकि बंगाल की राजधानी ही क्या थी? कलकत्ता। हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में, वेदांत कॉलेज की स्थापना भी कलकत्ता में कर दी गई। देखिए नंबर 4 पर, नंबर 4 पर तारीख सहित बात करेंगे या आगे तारीख लिख देंगे। ब्राह्मण समाज की स्थापना, ब्राह्मण समाज 20 अगस्त, तारीख ध्यान रखेंगे 1828। ब्राह्मण समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को कर दी गई। और कहां कर दी गई? कलकत्ता। कहां कर दी गई भाई? कलकत्ता। नेक्स्ट हम बात करें, कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी। अब नेक्स्ट बात करते हैं, 5 नंबर पर इनको बड़ा कार्य था, वो क्या था? सती प्रथा पर प्रतिबंध। सती प्रथा पर प्रतिबंध 4 दिसंबर 1829 अधिनियम 17 के तहत, 4 दिसंबर 1829 को अधिनियम 17 के तहत इन्होंने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने में ये कामयाब हो गए। यानी कि इनके जीवन का उद्देश्य ही यही था कि सती प्रथा पर प्रतिबंध होना चाहिए। हम सब जानते हैं कि एक महिला कोई भी हो, उसका पति मर जाए तो उस महिला का कोई दोष नहीं होता। उस महिला को जबरन क्यों भेज रहे हैं भाई? किसी की आई है तो कोई आदमी की आ गई तो ईश्वर उसे उठा लिया, लेकिन हमारे अंदर इतना पावर नहीं है कि हम किसी और को मार सके उसके ऊपर। यानी कि प्राण लेने और प्राण देने का जो काम है वो ईश्वर का है, हमारे इस समाज का नहीं है। इन सब चीजों की बुराई किया करते हैं राजाराम मोहन राय। तो सती प्रथा पर प्रतिबंध, इस समय अंग्रेज गवर्नर था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। हाँ, सहयोग करने वाले या उसके लिए आवाज उठाने वाले कौन है? राजाराम मोहन राय। तो सती प्रथा के क्षेत्र में सर्वाधिक कार्य कर रहे हैं राजाराम मोहन राय। व्यक्तिगत तौर पर राजस्थान में बूंदी जिले में, बूंदी रियासत में सर्वप्रथम 1822 में ही सती प्रथा पूर्णतः प्रतिबंधित कर दी गई थी, किंतु भारत के क्षेत्र में प्रतिबंध की गई है 1829 में, 4 दिसंबर 1829। ये है राजाराम मोहन राय के। हमने क्या पढ़े? उनका जीवन परिचय। जीवन परिचय के पढ़ने के बाद हमने पढ़ा है उनका उपनाम। उपनाम पढ़ने के बाद में हमने पढ़े हैं उनकी रचनाएं। रचनाएं पढ़ने के बाद उनसे संबंधित संस्थाएं। इतना सब कुछ पढ़ा है। नेक्स्ट बात करें,
हाँ, हम देख लेते हैं मृत्यु। किन की मृत्यु? राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई 1833 में। ब्रिटेन में एक शहर है, शहर का नाम है ब्रिस्टल। इस ब्रिस्टल शहर में 1833 में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई और इसी शहर में बनी हुई है समाधि। इसी शहर में क्या बनी है? समाधि। कहा जाता है कि इस समाधि पर लिखा हुआ है, ये जो समाधि है ना, इस समाधि पर हरिकेली नाटक, विग्रहराज चतुर्थ चौहान वंश के एक राजा थे, उनके हरिकेली नाटक की कुछ रचनाएं इस समाधि के ऊपर लिखी गई हैं। ठीक है, हरिकेली नाटक की कुछ पंक्तियां। इस प्रकार से अब राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज थोड़ी खत्म हो जाएगा, ब्रह्म समाज तो चलता ही रहेगा। तो 2 मिनट हम उसकी भी बात कर लेते हैं। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद डायरेक्ट ब्रह्म समाज का क्या हुआ? तो ब्रह्म समाज को चलाया द्वारकानाथ टैगोर ने। ये प्रश्न है, परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज को चलाने वाले कौन थे? द्वारकानाथ टैगोर। हाँ, द्वारकानाथ टैगोर ऑप्शन में नहीं आए, तो द्वारकानाथ टैगोर के बाद ब्रह्म समाज को चलाने वाले थे वो थे देवेंद्रनाथ टैगोर। ध्यान में रखना, द्वारकानाथ टैगोर ऑप्शन नहीं आएगा तो ऑप्शन क्या आएगा? देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाला। ठीक है, इस समय देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ब्रह्म समाज का प्रथम सचिव बनाया गया। प्रथम सचिव बनाया गया। किसको बनाया गया? केशव चंद्र सेन को। प्रथम सचिव, ब्रह्म समाज का प्रथम सचिव कौन बना? केशव चंद्र सेन बन गया। अब देखिए, केशव चंद्र सेन सचिव है जबकि देवेंद्रनाथ टैगोर अध्यक्ष है। दोनों के विचारों में असमानता है। दोनों के विचारों में क्या है? असमानता। केशव चंद्र सेन उदारवादी विचारों के धनी हैं, वो इस संस्था को पूरे देश में फैलाना चाहते हैं, जबकि देवेंद्रनाथ टैगोर इस संस्था को सिर्फ और सिर्फ बंगाल में रखना चाहते हैं। तो क्या हुआ? ब्रह्म समाज का विभाजन। ब्रह्म समाज का क्या हुआ? विभाजन। और प्रथम विभाजन हो गया 1865 में। ब्रह्म समाज का पहला विभाजन 1865 में हुआ। नंबर एक पर बनी आदि ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज, आदि यानी पुराना, यानी कि मेन जो ब्रह्म समाज है पुराना, वो किसके पास रहेगा? तो आदि ब्रह्म समाज रहा देवेंद्रनाथ टैगोर के पास। किसके पास रहा भाई? देवेंद्रनाथ टैगोर के पास आदि ब्रह्म समाज। दूसरी संस्था भी बन गई, दूसरा बन गया भारतीय ब्रह्म समाज, यानी कि भारत में कौन फैलाना चाहता है? भारतीय ब्रह्म समाज। इसको चलाने वाले बन गए केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन। इस प्रकार से ब्रह्म समाज का एक बार विभाजन हो चुका है। कब हो गया? 1865 में। फिर और भी विभाजन होगा, उनकी भी हम बात करेंगे। हाँ, तो देखिए आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर देखते हैं। राजा राम मोहन राय की मृत्यु 1833 में ब्रिटिश सेल में ही हो गई। ब्रिस्टल या ब्रिटेन में उनको भेजा था 1830 में मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि देकर। ठीक है, वहीं पर समाधि बन गई। उस समाधि पर लिखा हुआ है हरिकेली नाटक के कुछ अंश। ब्रह्म समाज का प्रथम संचालन द्वारकानाथ टैगोर राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद हुआ है। फिर बाद में कौन है? देवेंद्रनाथ टैगोर। और इसका प्रथम सचिव बना है केशव चंद्र सेन। इनमें आपस में विवाद बढ़ा और इनके विवाद को देखते हुए ब्रह्म समाज का विभाजन हुआ। 2 ब्रह्म समाज बन चुके हैं। अब देखिए, केशव चंद्र सेन, एक छोटी सी बात यहां कर लेते हैं कि पत्रिका है इंडियन मिरर। केशव चंद्र सेन की पत्रिका है इंडियन मिरर। ठीक है, और सभा है, इनकी सभा का नाम है संगत सभा। सभा का क्या नाम है भाई? संगत सभा। इंडियन मिरर पत्रिका है केशव चंद्र सेन की। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से भारत में कानून बना 1872 में। कब बना भी? 1872 में। 1872 में जो कानून बना वो कानून था
ब्राह्म विवाह अधिनियम, ब्रह्म विवाह अधिनियम। इस ब्रह्म विवाह अधिनियम में आयु तय कर दी गई कि कोई भी 14:16, 16 वर्ष लड़के की 14 वर्ष लड़की की, इससे पूर्व कोई विवाह नहीं होना चाहिए। ये ब्रह्म विवाह अधिनियम 1872 में, यानी कि बाल विवाह को रोकने का बहुत पहली बार प्रयास हो गया था। किसके प्रयासों से? केशव चंद्र सेन के ही प्रयासों से हो गया था। पर केशव चंद्र सेन की एक पुत्री थी, केशव चंद्र सेन की क्या थी? एक पुत्री, और उसकी आयु थी 13 वर्ष। कितनी थी भाई? 13 वर्ष। उस 13 वर्ष की पुत्री का विवाह है केशव चंद्र सेन ने कूच बिहार, बिहार का ही कोई क्षेत्र है, बंगाल बिहार का, कूच बिहार के राजकुमार से कर दिया। अब देखो, खुद ही कानून बनवा रहे हैं केशव चंद्र सेन, खुद ही कानून बनवा रहे हैं। कानून ये बनवा रहे हैं कि भाई 14 वर्ष से कम किसी भी लड़की का विवाह नहीं होना चाहिए, और खुद अपनी पुत्री का विवाह 13 वर्ष की आयु में ही कर रहे हैं। तो निश्चित ही इनकी जो संस्था है उसमें विभाजन होगा। तो फिर से एक बार विभाजन हुआ, एक नया ब्रह्म समाज बनकर तैयार हुआ। तो देखिए, उसकी अभी हम चर्चा करेंगे। एक और ब्रह्म समाज बना, यानी कि अब हम बात करें तीसरा ब्रह्म समाज चल रहा है, जिसका नाम है साधारण ब्रह्म समाज। साधारण ब्रह्म समाज, जिसको चलाने वाले हैं आनंद मोहन बोस। साधारण ब्रह्म समाज को चलाने वाले कौन है भाई? आनंद मोहन बोस। इस प्रकार से, और उसके साथ शिवनाथ शास्त्री, ऐसे कुछ आदमी है। ठीक है, तो केशव चंद्र सेन के प्रयासों से अब ये जो नया विभाजन हुआ था ना, ये हुआ था 1878 में। नया विभाजन कब हुआ? 1878 में। तो केशव चंद्र सेन एक उदारवादी व्यक्ति था, इस संस्था को पूरे भारत में फैलाना चाहता था। इंडियन मिरर पत्रिका चलाते थे और संगत सभा के नाम से इनकी सभा चलती थी। इन्हीं के प्रयासों से 1872 में ब्रह्म विवाह अधिनियम पारित हुआ था, किंतु इन्होंने ही उसका उल्लंघन कर दिया। इस वजह से विभाजन हुआ और एक नया ब्रह्म समाज बना, साधारण ब्रह्म समाज, जिसको चलाने वाले हैं आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस उसको चलाने वाले हैं। हाँ, अब हम ये थोड़ी सी बात देवेंद्रनाथ टैगोर की भी कर लेते हैं, बचे हुए हैं उधर। देवेंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने 1839 में एक संस्था बनाई थी। संस्था का नाम था तत्व बोधिनी सभा। बहुत ही परीक्षा में आया प्रश्न है, तत्व बोधिनी सभा। और तत्व बोधिनी पत्रिका का निर्माण किया था 1839 में किया था। ठीक है, किंतु बाद में इन सब का विलय ब्रह्म समाज में हो गया था। इस प्रकार से हमारे सामने आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर हुआ है। इस टॉपिक से किसी भी प्रकार के प्रश्न को बाहर आने की संभावना नहीं है। लगभग अधिकांश बातें जो फैक्चुअल हैं, जो फैक्ट हैं, जो परीक्षा में आते रहते हैं, उनको हमने इस क्लास में शामिल कर लिया है। इस प्रकार से जैसे प्रश्न होगा ब्रह्म समाज का पहला विभाजन, उत्तर होगा 1865। ठीक है, ब्रह्म समाज के भाग अलग अलग हैं। 1 नंबर ब्रह्म समाज, फिर उसके बाद में आदि ब्रह्म समाज, फिर उसके बाद में देखो ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर, भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन। कितनी समाज आ गए? संगत सभा केशव चंद्र सेन, तत्व बोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, साधारण ब्रह्म समाज, और इस प्रकार से आनंद मोहन बोस। तो ये सारे के सारे फैक्ट हैं परीक्षा के, और आप पिछले पेपरों को उठा के देखेंगे तो आपको यहाँ से बहुत से प्रश्न आए हुए प्राप्त हो जाएंगे। तो आज हम इतना ही करेंगे। समाज सुधारकों में राजा राम मोहन राय के बाद हम आगे बात करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती की।